तो वेलकम टू आयुर्वेदा लर्निंग क्लासेस। तो दोस्तों आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक कल्पना का फर्स्ट चैप्टर। अपन जिस हिसाब से पढ़ेंगे वो क्या होगा, जो एग्जाम ऑफ व्यू से जो अपना सिलेबस दे रखा है सेकंड ईयर का, उसके अकॉर्डिंग अपन टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और अपन बुकिश लैंग्वेज ही लेंगे क्योंकि सबके पास जो बुक होती है या फिर नोट्स होंगे वो मैं प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन जो बुक है उसमें से मैं अच्छे से आपको समझा पाऊंगा और उसी में टिक करवा सकूंगा। ठीक है, यदि आप नोट्स बनाना चाहते हो तो खुद के ही नोट्स बनाए बनाए कीजिए। अदर नोट से आपका भला नहीं हो सकता, क्योंकि आपका भला ओनली फॉर आपके ही नोट से हो सकता है। आपके द्वारा चीज़ें जो समझी हुई होगी वो आपके हिसाब से शॉर्ट नोट्स हो चाहे लॉन्ग लॉन्ग नोट्स हो, उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपन जिस बुक की मदद लेने वाले हैं वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा और डॉक्टर मोहन पाल मीणा की जो बुक है। मैक्सिमम यही चलती है सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए, तो अपन इसी बुक को फॉलो करेंगे। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर, जो अपना फर्स्ट सिलेबस का टॉपिक है उसके बारे में, कि भेषज कल्पना का जो इतिहास है उसमें क्या देखा, भेषज कल्पना की व्युत्पत्ति यानी भेषज और कल्पना कैसे बना है ये शब्द। फिर भेषज कल्पना का इतिहास देखेंगे जिसमें अपन वैदिक काल, संहिता काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के बारे में बात करेंगे। और औषध और भेषज के अंतर देखेंगे, और उसके बाद अपन क्या देखेंगे, औषध के जो 9 पर्याय है वो देखेंगे। आइए अपन देखते हैं भेषज के व्युत्पत्ति देखते हैं। भेषज कल्पना की व्युत्पत्ति कैसे हुई, तो देखो यहाँ पर भेषज और कल्पना दो शब्द हैं। ठीक है, अभी क्या है, थोड़ा मेरा माउस में जो लैपटॉप है उसके कुछ प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल, तो थोड़ा इसमें फर्स्ट लेक्चर में कुछ दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज अपन जो कंटिन्यूटी करेंगे आने वाले लेक्चरों के लिए उसमें कुछ सुधार हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अपन चलते हैं। भेषज कल्पना है उसमें भेषज कल्पना की जो व्युत्पत्ति है वो अपन समझते हैं। तो भेषज जो बना है वो भेष भय धातु में अण प्रत्यय लगने पर भेष भेष बनता है। अब भेष में क्या अच प्रत्यय लगाना है, क्या लगाना है, अच प्रत्यय लगने पर भेषज शब्द बनता है। देखो भेष भय धातु में अण प्रत्यय लगा तो क्या बना, भेष बना। अब इसमें अच प्रत्यय लगना पर भेषज बनता है। ठीक है, भेषज बन गया। अब देखो कृप सामर्थ्य धातु में अच प्रत्यय और ज्ञ प्रत्यय लगने पर कल्पना शब्द बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये कल्पना शब्द बनाना है अपने को। तो इसकी व्युत्पत्ति कैसे करेंगे, कृप सामर्थ्य धातु में अच प्रत्यय और ज्ञ प्रत्यय लगने पर कल्पना शब्द बनता है। इस तरह भेषज और कल्पना ये दो शब्द अपने को प्रोवाइड होते हैं। तो ये तो क्या हो गए अपने लिए, व्युत्पत्ति हो गई है ना, कैसे डेराइव हुआ वो शब्द। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इनकी निरुक्ति के बारे में या इनका मतलब समझने की कोशिश करें। तो देखो यहाँ पर लिख रखा है भेषजम रोग भयते जयति, जो रोग के भय को जीत जाता है उसे क्या कहते हैं, भेषज कहते हैं। ठीक है, ये नीति भेषजम, जिसको भेषज कहते हैं, तस्य भाव कर्म व भेषजम, और इसी के जो कर्म होता है, इसका जो भाव होता है उसे क्या कहते हैं, भेषजम। तो भेषज किसको बोला, जो रोग के भय को जीतता है, और जो उसका जो भाव या कर्म होता है उसे क्या बोलता है, भेषज जी कहते हैं। ठीक है, ये निरुक्ति हो गई, या इसकी डेफिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, जब परिभाषा या निरुक्ति पूछे तो आप ये भी लिख सकते हो। फिर अपन कल्पना शब्द देखें, है ना, ये सारा मैंने ऊपर बता दिया था आपको कि कैसे व्युत्पत्ति हुई। अब अपन कल्पना शब्द देखें तो कल्पना क्या है, विधि विधान और संस्कार का प्रयोग ही कल्प होता है ना, उसको कैसे सेवन करे, उसका संस्कार कैसे किया, ये सारी चीजें किसमें आती है, कल्पना में आती है। शरीर में योजना से संस्कारित भेषज का उपयोग करना ही कल्पना कहलाता है। ठीक है, ये कल्पना की निरुक्ति हो गई। आप चाहे हिंदी में लिखो चाहे इसको श्लोक में लिख लो, कल्प विधि विधान संस्कार है, ये चीजें आप जानते हो। उसके बाद अपन संस्कार के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पर ये जो श्लोक है वो आप अभी से याद करोगे तो सही रहेगा, क्योंकि चरक विमान स्थान फर्स्ट में मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, और बहुत सारी जगह आपको मिलेगा। इस भेषज कल्पना में 4-5 जगह आपको प्राप्त हो जाएगा ये कोटेशन। तो कर्णम पुनः स्वाभाविक नाम द्रव्यणाम अभिसंस्कार, जो द्रव्यों में जो अभिसंस्कार किया जाता है उसे तो करण कहते हैं, और संस्कार संस्कारों ही नाम गुणांतर धारण उच्चयते, यानी गुणों में जो आदान किया जाता है उसे संस्कार कहते हैं। और ते गुणा तो है, ये 10 प्रकार के यहाँ क्या बता रखे, संस्कार बता रखे, तोय अग्नि सन्निकर्ष सोचम मंथन देश काल वासना भावना आदि भी काल प्रकर्ष भाजना आदि भी चापे दिए थे। ये क्या बोल रहा है, तोय अग्नि सन्निकर्ष, ये सारी चीजें अपन आगे वाले आने वाले लेक्चर होंगे उनमें डिस्कस करेंगे कि अग्नि मिला दो, उसमें पानी मिला दो, है ना, उसको साफ कर दो, उसको मत दो। तो ये सारे 10 प्रकार के जो संस्कार है उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो ये भी एक तरह की कल्पना ही है। ठीक है, अपन भेषज कल्पना का इतिहास अब देखते हैं तो 10 नंबर में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है यूजी में कि भेषज कल्पना का इतिहास लिखो। तो देखो बच्चों, अपन भेषज कल्पना का जो इतिहास है वो क्रम अनुसार पढ़ेंगे। क्रम अनुसार यानी कि 4 टॉपिक लेंगे। जब भी आपको कोई भी इतिहास पूछे तो आप उसका इतिहास ऐसे डायरेक्ट न लिखे, उसको एक एग्जाम में लिखोगे कैसे, देखो उनको काल बना देना, वैदिक काल, संहिता काल, मध्य काल और आधुनिक काल। ठीक है, वैदिक काल में क्या आते हैं, वेद आते हैं अपने,
तो वेद कितने हुए? ऋग्वेद हुआ, ये 4 वेद होते हैं, आपको पता ही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आप आयुर्वेद इतिहास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या आता है यहाँ पर? ऋग इनके उपवेद माने गए, है ना? उपवेद क्या है? ऋग्वेद का धनुर्वेद होता है, यजुर्वेद का स्थापत्य, सामवेद का गांधर्ववेद होता है, अथर्ववेद का आयुर्वेद होता है। अब इनको भी कैसे याद करोगे? वैसे आपको मैंने आयुर्वेद जो इतिहास वाले लेक्चर है उनमें बता रखा है कि ऋग ऋषि मुनि होते हैं, उनके पास धनुष होता है, इसलिए धनुर्वेद। यजुर यानी यज्ञ है, उसकी स्थापना करते हैं, इसलिए स्थापत्य वेद याद रह जाएगा। और सामवेद, शाम को सभी लड़कियां क्या गाती है? गाना गाती है, इसलिए गांधर्व वेद याद रह जाएगा। और अथर्ववेद में, अथर्ववेद को जानते हो आप, आयुर्वेद क्या है? अथर्ववेद का उपवेद है, इसको पता ही है। इस तरह क्या है, अपने उनको पॉइंट बना बना कर लिख सकते हैं। तो इसमें जो बुक है उसमें तो पॉइंट नहीं बना रखे, लेकिन आप जब नोट्स बनाओगे आपके, तो उनमें जरूर पॉइंट बना सकते हो। तो वैदिक काल में क्या आते हैं? 4 वेद आते हैं, जिनमें जिस चीज का वर्णन मिलेगा उसमें अपन देख सकते हैं। फिर उपनिषद के बारे में बात करेंगे, तो उपनिषद भी किसी में आते हैं, वैदिक काल में ही अपन लिखेंगे। फिर रामायण महाभारत में जहाँ जहाँ अपने इस भेषज कल्पना का वर्णन मिलता है, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, वैदिक काल में बात कर रहा है, तो जो ऋग्वेद है उसमें क्या है कि बहुत सारी औषधियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, उस ऋग्वेद में क्या, सोम नामक औषधि, जो इसको क्या कहते हैं? औषधि का राजा कहते हैं, है ना? इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें वर्णन मिलता है कि जो सोम नामक है, सोम किसे कहते हैं? औषधियों का राजा। ये ध्यान रखना है, पीजी में भी पूछते हैं कि औषधियों का राजा किसे कहा गया है, तो सोम को कहा गया है। ठीक है, और ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, इसलिए अपन ने इसमें नोट डाउन किया। तो जो सोम नामक औषधि है उसको औषधि का राजा कहते हैं। और जो अथर्ववेद है ना, अब जब अपने ऋग्वेद देख लिया, ऋग्वेद में क्या ध्यान रखना है? सोम वाले का डिस्क्राइब करना। अब आगे अपन पढ़ेंगे इसको, जब अपने इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि सोम को कैसे निकाला जाता है ना, कैसे इसको प्राप्त किया जाता है, औषधि का राजा क्यों कहते हैं, देवों के लिए उपयोगी है, इसको कौन से बर्तन में निकालते हैं, तो बर्तन का नाम क्या है, ये सारी डिस्कस अपन बाद में अभी बात करने वाले हैं। लेकिन फिर क्या बात करेंगे, अथर्ववेद में क्या वर्णन, इसको भिषक वेद भी बोलते हैं, भेषज वेद भी बोलते हैं। ठीक है, अथर्ववेद को क्या कहते हैं? भिषक वेद या भेषज वेद, ये पीजी में पूछ रखा है क्वेश्चन। और इसमें क्या है, जो कषाय कल्पना है, पंचविध कषाय कल्पना, उनका नवजातीय यानी प्री स्टेज प्राप्त होती है अपने को, कहाँ पर? अथर्ववेद में प्राप्त होती है। बस ये इतनी सी बात जो मैं लाइन करवा रहा हूँ ना, ये तो आपको याद रखनी है। बाकी आप जितनी ज़्यादा बुक पढ़ोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा, लेकिन चीज़ों को समझना, ये चीज़ें वो है जो आप एग्जाम में लिखने वाले हो। ठीक है, ऋग्वेद की बात कर ली थी, सोम का वर्णन आया है। उसके बाद यदि अपन बात करते हैं कि अथर्ववेद में अभय का वर्णन आया, और अथर्ववेद को ही क्या बोला था अपन ने ऊपर? भेषज वेद बोला था, है ना? भिषक वेद बोला था। उसके बाद आभय का वर्णन कहाँ आता है? अथर्ववेद में आता है। ये भी पीजी का क्वेश्चन आ जाता है। वैसे यूजी में तो आपको लिखना ही है कि अथर्ववेद में आभय का वर्णन मिलता है, ऋग्वेद में सोम का वर्णन मिलता है। ठीक है, आभय नामक विषाक्त औषधि है, ये क्या है? टॉक्सिन औषधि है। विषाक्त औषधि का सौरस को पकाने से निर्विष हो जाती है। इसको यदि आभय को आप पका लोगे तो क्या हो जाएगा? निर्विष हो जाएगा। तो ये पकाना कौन सी कल्पना हो गई यहाँ पर? क्वात कल्पना हो गई। अभी आपको इतना समझ नहीं आएगा कि कल्पनाएं क्या होती है ना, जब अपन इस भेषज कल्पना का चौथा चैप्टर अपन पढ़ेंगे, है ना, पंचविध कषाय कल्पना, वहां पर आपको एक एक कल्पना पढ़ाई जाएगी। सोरस कल्पना क्या होती है ना, कल कल्पना क्या होती है, और क्वात कल्पना क्या होती है। तो ये श्रद्ध कल्पना, क्वात कल्पना है ना। काढ़ा कैसे बनाते हो आप? किसी भी चीज को उबाल के बनाते हो, तो इस क्वात कल्पना का वर्णन का मिल रहा है अपने को? अथर्ववेद में मिल रहा है, आभय के रूप में। ठीक है, आभय एक न विषाक्त औषधि है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद यदि अपन बात करते हैं तो विष को जल, देखो विष को अथर्ववेद में जो विष आया है ना, आबय नामक औषधि का वर्णन, तो देखो विष क्या है? उष्ण होता है, और उष्ण ज्यादा चिकित्सा तो कर नहीं सकते अपने को, शीत चिकित्सा करनी, तो कहीं ना कहीं उसको शीत कल्पना का यूज भी किया गया होगा, तो इसलिए शीत कल्पना का वर्णन भी अपने को अथर्ववेद में मिलता है। फिर अरिष्ट नामक, जो अथर्ववेद में कहीं भी मध्य का बहुत सारा वर्णन आया, तो वो एक तरह अरिष्ट कल्पना का वर्णन मिलता है अपने को। ठीक है, ये जो पॉइंट बना रहा हूँ वो आपके नोट्स में होने चाहिए, जो आप नोट्स बनाओगे उनमें लिखते रहना। फिर आहार कल्पना के बारे में बात करें तो वैदिक काल में दूध दही वगैरह सारा वर्णन मिलता है। ठीक है, ये दो चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद ये सारी चीजें पढ़नी नहीं होती। मैं बोल रहा था आपको कि जैसे कि इसमें उपनिषद काल में रामायण महाभारत का वर्णन भी कर सकते हो। जिस प्रकार महाभारत में कृष्ण भगवान के लिए वर्णन आया था कि वो माखन खाते थे, तो ये माखन कैसे मंथन कल्पना का ही वर्णन है। तो एक कहीं ना कहीं अपने इसमें लिख सकते हैं वो आयुर्वेदिक इतिहास में। जो आयुर्वेदिक इतिहास क्या है, जो भेषज कल्पना का इतिहास है, उसमें वैदिक काल में उपनिषद काल में रामायण महाभारत को अलग अलग कर देना। तो जैसे कि यहाँ पर रामायण में तो क्या करोगे, जैसे कि वो तेल द्रोणी का वर्णन आया था, है ना, जब राजा दशरथ जब मरा था तो उसके भरत के आने तक उसके शव को कहाँ रखा था? तेल में रखा था। तो तेल द्रोणी का वर्णन आता है, तो कहीं ना कहीं भेषज कल्पना से रिलेटेड है। और फिर क्या है, महाभारत में यदि कृष्ण भगवान का आप व्यंग्य देखोगे तो वो कहीं ना कहीं माखन चोरी करते हैं या माखन खाने का वर्णन उनका मिलता है महाभारत में। तो आप समझ सकते हो मंथन कल्पना का वर्णन का मिल रहा है, महाभारत में मिल रहा है। इस तरह आप पॉइंट बना के लिख सकते हो। उसके बाद यदि मैं आपको बोल रहा था कि सोमरस का वर्णन मिलेगा, अब सोमरस कैसे प्राप्त कर सकते हो? इसकी दो विधियां हैं। ठीक है, एक तो क्या करते हो, सामान्य रूप से इसे धोकर कूटकर सोरस निकाल लो, तो ये क्या हो गई? सोरस कल्पना का वर्णन आ गया।
ठीक है, ये ब्राह्मण ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। ये पीजी में पूछे जाते हैं, है ना, ये चीज़ आप यहीं अंडरलाइन कर लेना। ये सर्वप्रथम ब्राह्मण ग्रंथों में किसका सोमरस का निर्माण की विधियां बता रखी है, और इसकी दो विधियां बता रखी है। एक तो डायरेक्ट धोकर कूटकर निचोड़ लो, और इसके बाद दूसरी विधि क्या बोलता है कि इस विधि में सोम को प्रक्षालन करके यानी चपटा या चौड़ा प्रस्तर पर रखा जाता है, और सोम को कूटने के लिए 36 अंगुल क्या लेना चाहिए आपको, यहाँ पर ये ध्यान रखना, 36 अंगुल लंबे और 18 अंगुल चौड़े अपमिश्रण नामक 2 पटल लेते हैं। कितने, 36 अंगुल लंबे और 18 अंगुल चौड़े, ये भी ध्यान रखना होता है आपको। फिर एक पत्थर यंत्र लेते हैं जिसको ग्रावा बोलते हैं ना, ग्रावा में इसे कूटा जाता है। ग्रावा में इसकी भाग को पतला, निचले भाग मोटा होना है, और सोम को कूटते समय विधि मंत्र पाठ करके थोड़ा थोड़ा जल को मिला देते हैं। तत्पश्चात इसे रगड़ते रहते हैं। तत्पश्चात इसको कलकीकृत सोम को मिट्टी या धातु को एक पात्र में रखते हैं। पात्र को क्या बोलते हैं, अधावनीय। अब ये अधावनीय वर्ड किसके लिए आया है, तो यहाँ पर जो पात्र है सोम औषधि के लिए, उसके लिए आता है। ये पीजी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अधावनीय वर्ड किसके लिए आया है, तो जो सोम नामक औषधि है उसके जो पात्र में लिया जाता है उसको पात्र को क्या बोलते हैं, अधावनी कहते हैं। फिर इस पात्र को सोम कल्क में उचित परिणाम में जल मिलाया जाता है। फिर इसे एक स्वच्छ वस्त्र से छानने के लिए प्रयुक्त जो दशा पवित्र कहते हैं, है ना, जो वस्त्र लिया जाता है उसे दशा पवित्र कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पीजी में पूछा जाता है, इसलिए आप इसमें भी लिख सकते हो और आपकी पीजी के लिए भी याद रख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे कि दशा पवित्र के बाद क्या कहते हैं, छानते समय दशा पवित्र में एक छोटा सा छिद्र करके उसमें कुश से बनी हुई पवित्र या वर्तिका लगा दी जाती है, जिससे क्या होता है, बूंद बूंद करके निकलता है। नीचे रखे हुए पात्र को एकत्र हो जाने से रखे हुए चामस कहा जाता है, जो चामस कहते हैं उसको, नीचे हुए पात्र को क्या कहते हैं, चामस, और दशा पवित्र उस कपड़े को कहते हैं। ठीक है, अधावनी क्या कहते हैं, उस पात्र को कहते हैं। तो ये जैसे शिव जी के ऊपर अपन जल चढ़ाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, अपन एक वर्ती लगा लेते हैं बीच में, तो वो टपक टपक टपकता रहता है वो पानी। उसी तरह क्या है, बूंद बूंद करके अपन ने क्या लगा दी, वर्ती लगा दी उस कपड़े में, वो बूंद बूंद करके उस पात्र में इकट्ठा हो रहा है, जिसको चामस बोला। और छानने के पात्र को क्या बोलते हैं, दशा पवित्र में अवशिष्ट भाग जो रह जाता है उसको खुंजी या ऋषि बोलते हैं। ये चीज आपको पीजी के अकॉर्डिंग याद रखनी होती है। एक बार आप पढ़ोगे, वैसे बार बार आपको यूजी में तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए पीजी के अकॉर्डिंग भी आप इसमें पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता रहा था रामायण महाभारत, तो इसमें तेल द्रोहिण रामायण में वर्णन मिलता है। फिर बताया था मैंने। फिर संहिता काल आता है, इसमें 3 संहिता आती है, चरक, सुश्रुत और वाग्भट में। तो चरक संहिता में क्या वर्णन मिलता है अपने को, जब सेकंड चैप्टर अपन पढ़ते हैं तो क्या आरगवती अध्याय में 28 प्रकार के यवागु का वर्णन मिलता है, और तीसरे चैप्टर जिसमें जो अपामार तंडुली है उसमें क्या मिलता है, सॉरी मैं शायद चैप्टर का नाम गलत बोल गया हूँ, तो एक बार आप चेक करना कि सेकंड चैप्टर में 28 प्रकार के यवांगु, और जो थर्ड चैप्टर है उसमें 32 सिद्धतम चूर्ण प्रदेय का वर्णन मिलता है। ठीक है, उसके बाद अपने को चौथा सद विरेचन 87 अध्याय है, उसमें क्या मिलता है, पंचविध कषाय का वर्णन मिलता है। पंचविध कषाय योनि और पंचविध कषाय कल्पनाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, जिसमें पंचविध कषाय कल्पनाओं में क्या आता है, पंच कषाय योनि इति पंच मधुर कषाय अम्ल, इसमें सिर्फ लवण को छोड़कर सारी आती है। फिर पंचविध कषाय कल्पना में क्या आती है, सोरस कल्क शस्त्रित फांड आता है। फिर तेषाम यथा पूर्वम बलाधिक्यम अतः कषाय कल्पना व्याधि आतुर बलवापेक्षणी, ये पांचवीं कषाय कल्पना में आगे से पीछे जाते हैं तो गुरुता का क्रम क्या होता है, घटता जाता है। और इसको कैसे यूज करना चाहिए, व्याधि और आतुर के बल की अपेक्षा करते हुए उसको यूज करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं सुश्रुत संहिता की बात करें तो सुश्रुत संहिता में क्या है, सेम वैसी छठवीं कषाय कल्पना का वर्णन है, जिसमें 5 तो वो चरक वाली और शीर को इंक्लूड कर देता है। इसमें भी शीर सबसे प्रधान गुरु होती है, उसके बाद जो चरक की है वैसे इसको फॉलो की जाती है ना, जैसे मैंने चरक का बताया था ऊपर, वैसे ही है, बस शीर कल्पना को इंक्लूड करना। उसके बाद काश्यप संहिता की बात करें तो यहाँ 7 कल्पनाओं का वर्णन मिलता है। जो 6 है जो चरक की 5 है वो, और 2 कौन सी, अभिशव और चूर्ण। ठीक है, अभिशव और चूर्ण का वर्णन कहाँ मिलता है, अपने काश्यप संहिता में। 5 तो वो चरक वाली ही है। ठीक है, ठीक है, 7 मौलिक कल्पनाओं की किसकी देन मानी जाती है, तो काश्यप संहिता की देन मानी जाती है, या काश्यप की देन मानी जाती है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो इस तरह आपने सबसे पहले वैदिक काल देखा, फिर उसके बाद संहिता काल देखा। संहिता में चरक, सुश्रुत और वाग्भट में सिर्फ इतनी सी चीज़ याद रखनी है। और वाग्भट में क्या याद रखनी है, वाग्भट द्वारा विरचित इन पंचविध कषाय कल्पनाओं का ही मौलिक देन मानी जाती है। जो चरक वाली है ना, वो सारी सेम किस में आ जाएगी, वाग्भट में भी आप लिख सकते हो, सेम दोनों एक जैसी मानते हैं। ठीक है, मध्य काल की बात करें तो देखो यहाँ पर किसके बारे में बात करना, आपने नागार्जुन के बारे में बात कर लिया, है ना। उसके बाद आपने रसेंद्र मंगल के देख लिया, रस रत्न रत्नाकर को देख लिया, है ना। अब उसके बाद क्या याद रखना आपको, सिर्फ ये चीजें नहीं याद रखनी, उसके बाद डायरेक्ट आ जाना चक्रदत्त। चक्रभाणा लिखित इस ग्रंथ में पूर्ववर्ती संहिताओं के साथ देखते हुए परपटी कल्पना का वर्णन का मिलता है अपने को, चक्रदत्त में मिलता है ना। चक्रदत्त की जो है उसमें उसमें ओदक, कल्क, क्वाथ, क्षार, इन कल्पनाओं का भी वर्णन मिलता है, लेकिन ये आप किसमें लिख सकते हो, मध्यकाल में लिख सकते हो। ठीक है, चक्रदत्त हैंडिक डाल के। उसके बाद गद्य निग्रह की बात करें तो आचार्य सोडल ने ये लिखा था
12वीं शताब्दी में गद्य निग्रह किसने लिखा? तो आदर्श शोडल ने लिखा, है ना? शोडल जो आचार्य थे उन्होंने लिखा, 12वीं शताब्दी में लिखा। इसके बाद जो 12वीं शताब्दी में मुस्लिम का आक्रमण हुआ, उसमें यूनानी चिकित्सा प्रणाली का आगमन हमारे देश में हुआ था, जिसमें कौन-कौन सी अर्क कल्पना आई, खमीरा, गुलकंद, है ना? ये सारी कल्पना किससे आई? जो 12वीं शताब्दी में आक्रमण हुए थे, उसमें यूनानी ने हमला किया, तो वो कहीं न कहीं अपने देश में ये वाली कल्पना कहीं से दूसरी जगह से आ रखी है। तो ये भी आप मध्यकाल में लिख सकते हो। उसके बाद शांग्र संहिता की बात करोगे तो 13वीं शताब्दी में इसका काल माना जाता है, और इस भेषज कल्पना का जो आधार स्तंभ है वो किसे? शांग्र संहिता को माना जाता है। जो बेस ग्रंथ है वो क्या है? शांग्र संहिता। ठीक है, शांग्र संहिता के बाद बात करते हैं अपन आधुनिक काल। तो 16वीं शताब्दी के पश्चात जो भी काल होता है वो क्या? आधुनिक मॉडर्न में आ जाता है। उसमें अपन भाव प्रकाश ले लेते हैं, बृहद योग तरंगिणी ले लेते हैं, योग रत्नाकर, भेषज रत्नावली, ये सारे ग्रंथ किसमें आते हैं? आधुनिक काल में ही आएंगे। उसके बाद अपन देखते हैं आयुर्वेद फॉर्मूलेली ऑफ इंडिया, एपीआई के बारे में बात करते हैं। तो एपीआई क्या करता है कि सारी जो मॉडर्न कल्पनाएं देखते हो आप, एनिमा हो गई, शैम्पू हो गया, क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, है ना, ड्रॉप्स हो गए, टूथपेस्ट हो गया, अवलेह हो गया, ग्रेन्यूल्स हो गए, तेल हो गए, ये सारी किसमें? ए एएफआई ने बना रखी है, यानी आयुर्वेद फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया ने ये सारी कल्पनाओं को और बनाना। जैसे बाबा पतंजलि का है ना, पतंजलि के रामदेव बाबा, उन्होंने भी सारी कल्पनाओं को बना रखा है। जैसे आप टूथपेस्ट करते हो, जो आप शैम्पू डालते हो, वो सारी कल्पना बना रखी है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पर अपन ने सारी बातें की। आयुर्वेदिक का इतिहास का 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जो मेन हेडिंग थी वो मैंने आपको अंडरलाइन भी करवाई है। उसके बाद अपन बात करते हैं औषध और भेषज में अंतर की बात करें तो औषध भेषज में कितने जो अंतर है वो सिर्फ और सिर्फ किसने? काश्यप ने बताया है ना, काश्यप ऋषि ने बताया है। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखने वाली ये बात है कि जो औषध के पर्याय हैं, 9 पर्याय पूछ रखे हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है भेषज संहिता में कि भेषज के पर्याय लिखो या औषध के पर्याय लिखो। चिकित्सतम व्याधिहरम प्रत्यम साधनम औषधम प्रायचितम प्रशमनम प्रकृति स्थापन हितम, ये किसके 9 पर्याय हैं? किसके हैं? भेषज के। और यही पीजी में कई बार पूछ लेता है। वैसे तो चरक चिकित्सा स्थान फर्स्ट में ही आता है, तो आपको वहाँ भी याद करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप यहीं याद कर लो कोटेशन, सिर्फ आपको 2 लाइनें याद करनी है। इसके 9 जो पर्याय हैं वो याद कर रखने हैं। कोई भी एक पर्याय देके आपको पूछ लेता है प्रकृति स्थापन किसके लिए आया है, तो भेषज के लिए आया है। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब भेषज और औषध में क्या अंतर होता है, ये 2 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो आपको ऐसे नहीं लिखना है कि औषध, दीपन, पाचन, ये ऐसे थोड़ी बना के नहीं, आपको एक इंडेक्स की फॉर्म में लिखना होता है। तो मैं आपको एक इंडेक्स के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे आप इसको नोट डाउन करोगे। ठीक है, तो ये लेक्चर कहीं लंबा हो जाएगा, तो इसलिए अपन फटाफट इसकी बात करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन उसकी नेक्स्ट चीज की जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी बात करेंगे। तो देखो औषध भेषज में अंतर किसने बताया, ये पता होना चाहिए, काश्यप ने बताया। अब औषधि क्या होती है? युक्ति विपाश्य होती है ना, अपनी युक्ति के अनुसार अपन क्या करते हैं? उसकी चिकित्सा करते हैं। फिर भेषज क्या होती है? देव विपाश्य होती है, यानी देवों की चिकित्सा करते हैं, जिसमें मानसिक व्याधि भी आ सकती है। फिर ये क्या होती है? औषधि द्रव्यभूत होती है, और ये क्या होती है? अद्रव्यभूत होती है। क्या होती है? अद्रव्यभूत होती है। ठीक है, ये चीज याद होनी चाहिए। उसके बाद यदि अपन बात करते हैं, ये प्रत्यक्ष होती है, नैष्टिक या अप्रत्यक्ष होती है, और ये द्रव्यभूत अद्रव्यभूत होती है, इसके बारे में बात कर ली थी। अब ये शारीरिक मानसिक दोनों रोगों के लिए होती है, जबकि भेषज है वो किसके लिए होती है? मानसिक रोगों के लिए होती है। ठीक है, जिसमें ओष शब्द किसके? रस से लिया गया है, किसमें? औषधि में। उसके बाद बात करते हैं जो चिकित्सा डीजी यानी द्रव्य गुण को जानता है, रोग को दूर करे, भय को जीतता है, वो भेषज कहलाता है। ये भी चीज आप यहाँ देख सकते हो। और जो दीपन पाचन आदि द्रव्यों का सहयोग करके रोगों का शमन करती है, वो क्या कहलाती है? औषध कहलाती है। और जो हाइजीन मेंटेन करते हैं अपन, है ना, बिना दवाई या के ही अपन चीजों को सही करते हैं, वो क्या कहलाती हैं? भेषज कहलाती हैं, जिसमें बलि, होम, व्रत, ये सारी चीजें आ जाएगी। तो ठीक है बच्चों, अपन ने यहाँ पर क्या देखा? आज भेषज को देखा। तो यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जल्दी से जल्दी आ सके। थैंक यू।